हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटी से लिया गया टॉपिक है, जिसमें हम सब आज पढ़ेंगे आर्टिकल, यानी ये अनुच्छेद का वीडियो नंबर 1 होगा। ये पहला वीडियो होगा आर्टिकल का। आर्टिकल्स को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम सब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। देखिए, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हम सबको ऐसे टाइप से आर्टिकल पढ़ना है जो कभी भूले नहीं। तो अब मैं भाग के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 22 भाग की चर्चा है, तो 22 भाग में आर्टिकल दिया गया है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, भाग 1 किससे संबंधित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में हम सब अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है, यानी आर्टिकल 1 से 4 तक। और कुछ यूनिक स्टाइल में हम सब आर्टिकल को कवर करेंगे, क्योंकि जब आप बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को फेस करते हैं, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को फेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल का वाद विवाद भी पूछा जाता है। जैसे वहाँ पे कोई भी घटना घटित हुआ हो पूर्व में, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो मैं उसे भी इस वीडियो में बताऊंगा। ये नहीं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है बस एक लाइन में मैं बता दिया, वीडियो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए जिनको डिटेल में पढ़ने का मन है, जिनको ऐसा पढ़ना है आर्टिकल कि एक भी छूटे नहीं वहाँ पे प्रश्न, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया में, वैसा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे और पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पॉलिटी का अनुच्छेद का ये पहला वीडियो होगा, और इसी तरह से हम सब पूरा आर्टिकल कर देंगे कंप्लीट। और दूसरी बात, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद पॉलिटी ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें जाकर डायरेक्ट आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। चलिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो सबसे पहले भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। जैसा कि मैं बताया कि भाग 1 का संबंध है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। आप जानते हैं संघ क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य क्षेत्र मतलब राज्य, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 1 क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार पहला, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। दूसरा, यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो अभी 2 बात क्या होगा वो आगे देखते हैं हम सब। तो 2 बात की व्यवस्था की गई। इसमें फर्स्ट है एक देश का नाम। देखिए, संविधान सभा में कुछ लोगों ने पुराने नाम भारत को बोला कि भारत ही रहने देते हैं, कुछ लोगों ने इंडिया बोला, ठीक है। तो इन दोनों नामों को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, और कहा गया कि इंडिया जो भारत है, सिंपल सा बात है। दूसरा, राज पद्धति के प्रकार, जहां देश को राज का संघ बताया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ पूरा देश एक है और जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा है, ठीक है। मतलब देश एक है, भारत एक है, और जो राज्य द्वारा मिलकर बना है एक देश जिसका नाम है भारत। समझ गए होंगे, राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। राज्य अगर जब चाहे, जैसे कि अगर कोई भी राज्य चाहे कि मुझे अलग होना है, तो वो अधिकार नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर देश के पास ये पावर है कि वो राज्य के सीमा को इधर से उधर कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। बिहार का नाम बदल के कुछ और किया जा सकता है, यूपी का नाम बदल के कुछ और किया जा सकता है, ठीक है। उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। पर मैं आपको यही समझा रहा हूं कि एक तो ये बोला गया कि देश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे राज्य को बांटा गया है। दूसरी बात, राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आप अब अनुच्छेद 1 में क्या सीखे कि एक तो देश का नाम है, दूसरा किस प्रकार से यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, और कैसे बांटा गया है, भारत को किस क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है राज्य में, ठीक है। बाकी ये राज्य का संघ है, आपको पता है। तो राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद में, मतलब अनुच्छेद 1 का ही कुछ और चीज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 के कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। फर्स्ट, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा, संघ क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश एक तरीके से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रशासन चलता है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य, संघ और ऐसा क्षेत्र जिसको हम सब आगे अधिकृत कर सकते हैं, अपने में मिला सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 के अनुसार आप अगर समरी करें तो देश के नाम का पता चलता है। दूसरा कि देश जो बना है वो राज्य को मिलाकर बना है, पर राज्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है
कि वो देश से अलग हो सके, सिंपल सा बात है। तीसरा, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया आर्टिकल 1 के तहत, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र जिसपे प्रशासन केंद्र सरकार करती है, और ऐसा क्षेत्र जिसको भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये था अनुच्छेद 1, फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए आर्टिकल 2 की ओर बढ़ते हैं हम सब। चलिए अनुच्छेद 1 के बाद अनुच्छेद 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति मिली कि वह विधि द्वारा जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 के अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई कि वो अपने अनुसार, ठीक है, विधि के द्वारा, ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने अनुसार कुछ भी लिख दिए, विधि के अनुसार कानूनी रूप से वो नए राज्य को प्रवेश या संघ में शामिल कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई। क्या क्या? फर्स्ट, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। इनमें उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, ठीक है, इनमें भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, जो अभी वर्तमान में भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, तो उनके गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद 2 मिलनी है कि संसद को शक्ति दी गई कि कोई भी राज्य, चाहे वो अस्तित्व में हो या ना हो, अगर अधिकृत किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको गठन और उसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा उसको गठित किया जा सकता है। ये पावर दिया गया आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आर्टिकल 3 अब हम सब देखते हैं। चलिए अनुच्छेद 3 के अनुसार फर्स्ट नंबर, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, मेनली अनुच्छेद 3 ये बताता है कि आप किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं दूसरा, तीसरा और चौथे पॉइंट में लिख भी दिया हूं कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं। चौथा है, किसी राज्य की सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 के अनुसार यह शक्ति प्रदान की गई कि संसद को कि वो किसी भी स्टेट की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ होगा, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत मिला था संसद को अधिकार? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत झारखंड और बिहार को अलग किया गया होगा, ठीक है, उसकी सीमाओं का निर्धारण किया गया होगा, राज्य को घटा बढ़ा दिया होगा। ठीक है, तभी तो बिहार और झारखंड को अलग करके बनाया गया सेपरेट राज्य, बिहार अलग और झारखंड अलग। तो ये पावर कौन से आर्टिकल के तहत मिला होगा संसद को? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, अभी अनुच्छेद 3 में कुछ और प्रावधान देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब अनुच्छेद 3 का ही। इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख। देखिए, फर्स्ट नंबर, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि विधायिका, यानी अगर संसद को मन हुआ कि हमको किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करना है, तो उस निर्धारण से पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा। राष्ट्रपति जी द्वारा जब मंजूरी मिल जाएगी तब उसका आप निर्धारण, मतलब उसका संसद में पेश कर सकते हैं उस बिल को। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि बिहार झारखंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब इन दोनों को अलग किया गया होगा तो 2 शर्त हुआ होगा। पहला कि जब संसद में बिल लाया गया होगा तो उससे पूर्व राष्ट्रपति से पूछा गया होगा, तभी संसद में बिल को पेश किया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार को जब अलग किया गया होगा, मतलब झारखंड बनाने के लिए, तो बिहार को भेजा गया होगा राष्ट्रपति जी द्वारा कि ये प्रक्रिया होने वाला है, आपकी क्या राय है। अब जो भी बिहार सरकार द्वारा राय दी गई होगी उसमें राष्ट्रपति विधानमंडल का मत मानने के लिए बात नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में ये 2 शर्त इंपॉर्टेंट था, मैं ये भी लिख दिया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिकल 3 खत्म नहीं हुआ है, कुछ और भी तथ्य है। चलिए उसके बाद है आपका कुछ तथ्य और। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। यहाँ राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं है, यानी राज्यों की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है, घटा बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, ये संसद को अधिकार दिया गया आर्टिकल 3 के अंतर्गत। इसलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ठीक है, यानी भारत विभक्त नहीं हो सकता है, ठीक है, पर राज्य को विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में अविभक्त है और अविभाज्य है, मतलब ना राज्य की सीमा का अमेरिका निर्धारण करता है, ना उसको घटा बढ़ा दिया जा सकता है, और ना किसी राज्य को अधिकार है अमेरिका से बाहर
निकलने का या उसे अलग कंट्री बनाने का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम सब आर्टिकल 4 के अंतर्गत, जो कि बहुत ही शानदार आर्टिकल है। चलिए आर्टिकल 4 देखते हैं। तो अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश या गठन, ये अनुच्छेद 2 में था। नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में था। को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन ही माना जाएगा। इस तरह के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का गठन करना है या फिर किसी राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सब आप एक साधारण बिल पास करके कर सकते हैं। ठीक है, संसद में साधारण बिल या साधारण बहुमत के जरिए इसको कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है आर्टिकल 4 में, यानी अनुच्छेद 4 में। अब एक आर्टिकल आपको अनुच्छेद 4 में दिख रहा होगा, अनुच्छेद 368। चूंकि ये यहाँ पे आ गया है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ, पर बाद में जब हम सब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 368 आएगा, यानी अनुच्छेद 368। तो उस टाइम अच्छे से फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप ब्रीफ समझ लीजिए कि अनुच्छेद 368 एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप सब और एक लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं 368 आर्टिकल 368 क्या बोलता है। चलिए अनुच्छेद 368 देखिए, भारतीय संविधान और इसकी प्रक्रिया को बदलने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जाता है और ऐसा करने से अतिरिक्त नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। तो आर्टिकल 368 यानी 368 ये सुविधा प्रदान करती है कि वे संविधान की प्रक्रिया को बदल सकता है। ठीक है, यानी संविधान के कुछ लॉ रेगुलेशन को बदलने का अधिकार देता है अनुच्छेद 368। किसी भी संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो वो सुविधा कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो यही था अनुच्छेद 368, भारतीय संविधान और इसकी प्रक्रिया को बदलने का अधिकार है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें हम सब क्या पढ़े, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अगले वीडियो में हम सब जानेंगे जितना भी आर्टिकल है आगे। ठीक है, भाग के हिसाब से पढ़ेंगे तो भाग 1 समाप्त होता है। भाग 1 में टोटल आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक था, जो कि आज हम सब डिस्कस किए। भाग 2 में आगे देखेंगे कितने आर्टिकल आते हैं तो सारा डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे सारा आर्टिकल्स हम सब खत्म कर लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद खत्म हो जाएगा और आपका अनुच्छेद से अगर इतने डिटेल में आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक एक लाइनर याद कर लेंगे तो फिर कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।